हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ डिफेंस डीसी और मेरा नाम है दिनेश चौहान। मैंने एफकैट, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ इस चैनल पे आपको पॉलिटी कराई जा रही है। और पॉलिटी किस लेवल की? सीएपीएफ, सीडीएस, आरएएस, यूपीपीएससी और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उन सब के लेवल की। इससे बाहर कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम पहले ही जो मटेरियल हम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे लक्ष्मीकांत हुआ या और भी कोई बुक, अगर हमें कुछ भी कहीं से मिलता है तो हम पहले ही उसमें डाल देते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए, समझ रहे हो बात। अब बात करते हैं भाई कि आज के लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट, यहाँ पे हम आ चुके हैं, मतलब मौलिक अधिकार। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। इस पूरी वीडियो में, एक ही वीडियो में, हम सब फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के जो 3 लेक्चर हैं वो चैनल पर डल चुके हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाके महाराणा प्रताप सीरीज चेक कर सकते हो, उसमें बाकी के 3 लेक्चर मिल जाएंगे। और आज ये चौथा भी अपलोड हो जाएगा। तो देखो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आपके लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए अलग अलग बुक्स को देख के अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए, जिससे आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही ना इस लेक्चर के अलावा। चलिए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की पार्ट 3, मतलब भाग 3 के बारे में। इस लेक्चर तक अगर आप आ चुके हो तो आपके मेरे ख्याल समझ आ चुका होगा कि पार्ट, शेड्यूल, इन सब का मतलब क्या होता है। नहीं है तो आपको पहले सारे लेक्चर देखने चाहिए, 3 लेक्चर जो हो चुके हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार, इनके बारे में बात हुई है 12 से 35 में। देखिए, फंडामेंटल राइट इतना बड़ा टॉपिक है लक्ष्मीकांत में। ये लक्ष्मीकांत का 7th चैप्टर है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में पढ़ाना चाहूँ आपको तो पूरे दिन आपको इसमें लेक्चर में दे सकता हूँ, चाहूँ पूरे दिन। लेकिन फंडामेंटल राइट में जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम समझने वाले आते हैं। तो आपको बस कोशिश ये करनी है कि आपको ये लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना है आपको। इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए हुए, 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल में फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का जिक्र आता है। इसको हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए से लिया है इसका आइडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आइडिया कहाँ से लिया, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी जो लेक्चर हुआ था, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। कि भाई यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स, यूएसए का एक आर्टिकल है, इसका नाम है बिल ऑफ राइट। उससे हमने आइडिया लिया है कि भाई इंडिया में भी फंडामेंटल राइट होनी चाहिए। और आपने, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई यूएसए से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट, तो हमने रशिया से क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटी। ये आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो। बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की। ठीक है जी। तो भाई ये बताओ सब बच्चे मुझे सबसे पहले स्टार्ट आर्टिकल 12 से ही होगा। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, स्टेट इज डिफाइंड। इसका मतलब ये कि जितने भी आर्टिकल होंगे आगे 13 से लेके, और जितने भी मतलब सब आर्टिकल जो मतलब फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार आपके होने वाले हैं, उनमें एक लाइन आएगी बार बार। ऐसे अगर आपने बचपन में देखा होगा समानता के अधिकार या राइट टू इक्वलिटी, तो बोलते हैं उसमें उसमें लिखा होगा कि स्टेट किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सबको समान समझेगा। तो स्टेट क्या है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए। स्टेट जब भी लिखा आता है, स्टेट का मतलब क्या, राज्य है या क्या है? देखिए, स्टेट का मतलब, स्टेट मतलब कौन? फंडामेंटल राइट जो है वो हमें यही तो बता देते हैं कि स्टेट जो है वो किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सब संविधान के लिए बराबर है। अब स्टेट है क्या? स्टेट का मतलब होता है देश। आर्टिकल 12 में जो अनुच्छेद 12 है आपको, उसमें स्टेट को डिफाइन किया है कि भाई स्टेट के अंदर क्या क्या है। देखो, स्टेट के अंदर क्या क्या आता है आपको सब पता होना चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक है, आपको ये सब कुछ लिखना है, जो वही नहीं जो नोट्स में लिखा हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब भी। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की पार्लियामेंट, इंडिया का स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्यों की जो सरकारें होती हैं, राज्य विधानसभा, राज्यों की सरकारें, प्लस जितने भी संस्था होती हैं, लाइक संस्था ही नहीं, मतलब लोकल जो बॉडीज़ होती हैं, कैसे, जैसे नगर पालिका हुई, पंचायत हुई, समझ रहे हो बात को, ये सब और कोई भी बोर्ड हैं या कुछ भी जो सरकारी संस्था है कोई भी, या कोई भी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सरकार के अंडर काम कर रही है, जैसे एलआईसी, बैंक, पीएसयू, ये सब चीज़ स्टेट के अंदर आती हैं। समझ रहे हो बात। जब भी ऐसे मैं बोलूँगा किसी आर्टिकल में कि भाई स्टेट सबको समान समझेगा, तो उसका मतलब ये है कि अगर एलआईसी है, एलआईसी जो कंपनी है वो सब लोगों को समान समझेगी। स्टेट के अंदर ये आ रहा है, समझ रहे हो बात। और भी कोई चीज़, कोई ऐसी प्राइवेट एजेंसी जो सरकार के अंदर काम कर रही है, वो भी स्टेट के अंदर आएगी भाई साहब। समझ रहे हो बात को। जो सरकार के अंदर काम कर रही है वो भी कहाँ आएगी, स्टेट के अंदर ही आएगी। समझे सब बच्चे।
लाइक अपन समझ सकते हैं, जैसे आपने कभी आधार कार्ड बनवाया होगा। अब आधार कार्ड सरकार तो बना नहीं रही, सरकार किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर करती है, वहाँ आप जाते हो, फ़ोटो खिंचवाते हो। वो जो एजेंसी जो सरकार के लिए काम करे, भले ही वो प्राइवेट है, लेकिन जब वो सरकार के लिए काम करे तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, वो स्टेट है एक तरह का। समझ रहे हो? आर्टिकल 12 में स्टेट की बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी हुई है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी समझ को लेके आते हैं, आपको बेसिकली सब कुछ समझ के चलना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। इसमें तो कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम याद, फैक्ट क्या आपको याद रखना है, आर्टिकल 12 स्टेट, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि भाई अगर कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, तो उस लॉ को जो अपना कोर्ट है, अपना जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो क्या कर सकते हैं, उसे रिव्यू कर सकते हैं। सरकार ने कोई नियम बनाया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू कर लिया। अगर सरकार ने CAA NRC बनाया, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे देख सकता है कि भाई ये जो सरकार ने जो कानून लाया है इससे किसी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, वॉलेट तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है इफ़ लॉ इज इनकन्सिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब अगर लॉ अमानवीय है या उससे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस लॉ को क्या कर सकता है, वो रिव्यू कर सकता है और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। मतलब उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब उसको जीरो डिक्लेयर कर सकता है, भाई ये लॉ की कोई वैल्यू है ही नहीं। इतनी पावर है अपने सुप्रीम कोर्ट के पास, समझ रहे हो बात। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूँ आपको याद कैसे रखना है। देखिए 12 में स्टेट डिफाइंड है, 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया है, समझ रहे हो बात। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतने अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने बनाया, उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया, भाई फंडामेंटल राइट की बात की उन्होंने। तो पहले उन्होंने आर्टिकल 12 में पहले ये बताया कि फंडामेंटल राइट में जो स्टेट वर्ड आएगा कि भाई ये फंडामेंटल राइट आपको दे कौन रहा है, पहले तो उसको डिफाइन किया आर्टिकल 13। फिर 13 में क्या बताया, कोई कानून अगर फंडामेंटल राइट का वॉलेट करता है तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू, ये डाल दिया। अब बात होगी असली फंडामेंटल राइट की, समझ रहे हो बात। इतने अच्छे से उन्होंने कानून मतलब संविधान को अपने को बनाया था कि पहले उन्होंने उसके उल्लंघन की बात कर ली, स्टेट को डिफाइन कर दी, अब जाके हम मेन फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। तो देखिए 6 तरह के अपने पास फंडामेंटल राइट हैं या मौलिक अधिकार हैं जो अपने राइट हैं। पहले 7 तरह के होते थे जिनमें से एक अभी हट चुका है, इसके बारे में बात मैं करूंगा। इसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये कैसा राइट बन गया है, लीगल राइट बन गया है, समझ रहे हो बात, ये लीगल राइट बन चुका है। राइट टू इक्वलिटी, मतलब अपने पास समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट अगेंस्ट और एक्सप्लॉयटेशन, तुम्हें कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, उसका अधिकार है अपने पास। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसका अधिकार है। कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट्स है अपने पास, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले अपना राइट है, संपत्ति का अधिकार, वो पहले था हमारे पास, अब नहीं है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब है कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होता है हमारा, जैसे हमें भाई कहीं हॉस्पिटल में गए, वो हमारा समानता का व्यवहार नहीं हुआ, तो हम उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं, बेसिकली ये है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब मैंने पहले ही क्यों लिख दिया है, इतना सब कुछ एक एक से क्यों लिखा है, आपको याद कराने के लिए। देखिए एक बार मैंने एक बार में यहाँ 7 के 7 राइट लिख दिए, अभी 6 हैं, ये तो हट चुका है, ठीक है। इनको याद आप कैसे करोगे, देखिए हमने पता था 12 से 35 तक राइट दिए हुए हैं, 12 और 13 हमने डिस्कस कर लिए, बता 14 से लेकर 35 तक बात करते हैं। राइट टू इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार है वो कहाँ से, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल में क्या रखा है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम 19, 20, 21, 22, ऐसे याद रखो सीधे। 4 तो है राइट टू फ्रीडम 19, 20, 21, 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो है 23, 24। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है रिलीजन का, उसका मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, आपको याद होना चाहिए 25, 26, 27, 28 सीधे दिया हुआ है। इसमें क्या है 4, आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए ये, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं CA जैसे एग्जाम में, ठीक है। अभी और भी आपको आर्टिकल में सारे आपको इसी लेक्चर में याद हो जाएंगे। कल्चरल एवं एजुकेशनल जो राइट है वो 29 और 30 में दिए हुए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी पहले 31 में था, 30 के बाद 31 आएगा ना, पहले 31 में था, अभी इसको हटा के लीगल राइट बना दिया है, तो इसको 300A, ये देखिए इधर, ये 300A में इसको डाल दिया है, समझ रहे हो बात। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं, ये इधर कोने में, ये 32, ठीक है जी। ये हैं अपने राइट। अब इसको एक एक से इसके बारे में सबके बारे में बात कर लेते। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 के बारे में बात करें, आपको सीधे याद होना चाहिए भाई साहब, मैं फिर बता रहा हूँ।
ये बोल रहा है, इस आर्टिकल 14 बोल रहा है स्टेट शैल नो डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि भाई जो सरकार है या स्टेट है वो किसी भी आदमी को रोक नहीं सकती, किसके लिए, मतलब इक्वलिटी फॉर लॉ, कानून के लिए सभी के सभी व्यक्ति बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी के लिए जो कानून है उनको सभी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी उनके कानून को, किसी के भी कानून का हनन नहीं होगा, समझ रहे हो बात, कि कानून सबके लिए क्या है, बराबर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समझ रहे हो बात। इक्वल प्रोटेक्शन से मतलब क्या है, जैसे बोला कि भाई इक्वलिटी ऑफ लॉ है, समझ रहे हो बात, तो आप बोलोगे कि फिर भाई रिजर्वेशन क्यों कर रखा है इंडिया में, ऐसा बोलोगे ना तुम लोग, कि अगर जब सब बोल रखा है कि कानून के सामने सब समान है तो फिर रिजर्वेशन का क्या मतलब है। तो बस इसी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सबके कानूनों का बराबर ध्यान भी रखा जाएगा, कैसे कि उनके सर्कमस्टेंस को उनकी स्थिति को देखा जाएगा। जैसे कोई गरीब आदमी है तो भाई उसके लिए थोड़ा सा अलग कंडीशन होगी, सबको बराबर थोड़ी कर सकते हैं। दैट्स वाई रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 14 से आता है। सब लोग सोचते हैं 15 से आता है। आपको याद रखना है कि रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है, मतलब एक रिजर्वेशन क्या, एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली भेदभाव किया जा रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना जो मतलब नहीं उठा सकते अपना खर्चा, या जो इस लायक नहीं है कि भाई अभी उन लोगों से कम्पीट कर सके जिनके पास पैसा है, उनके लिए क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब उनके कानूनों का भी बराबर से ध्यान रखा जाएगा। समझ रहे हो बात, मतलब क्या है, इक्वलिटी इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये कि पहले सबकी स्थितियों को देखो कि सबकी स्थिति बराबर है कि नहीं, तब बात इक्वलिटी करो। तो पहले आती है इक्वल सर्कमस्टांस, सबकी स्थिति बराबर होनी चाहिए, सब एक जैसी स्थिति में होनी चाहिए। ठीक है जी, बात करते हैं आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो भेदभाव है उसको रोका जाएगा। कि कुल मिला के स्टेट जो है किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता, किसके आधार पे, उसके रिलीजन धर्म को देखते हुए, रेस उसकी नस्ल को देखते हुए, कास्ट जाति को, सेक्स लिंग को देखते हुए, या प्लेस ऑफ बर्थ उसके जन्म के स्थान को देखते हुए। स्टेट कभी क्या नहीं कर सकता, भेदभाव। मैंने आपको पहले बता दी स्टेट की क्या डेफिनेशन है। स्टेट का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़, समझ रहे हो बात, अच्छा जी समझिए। स्टेट क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकते किसी व्यक्ति के साथ। अब स्टेट, अभी देखो मैंने बोला था कोई प्राइवेट चीज़ें स्टेट में नहीं आती, लेकिन प्राइवेट चीज़ें कैसी, ऐसी चीज़ जो पब्लिक में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। लाइक कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, लेकिन वो खुला तो भाई बीच रोड पे हुआ है, तो ऐसा नहीं वो कहीं प्राइवेट है तो मैं ऊंची जात वालों को बिठाऊंगा, मेरा है, मैं स्टेट में नहीं आता। ऐसी चीज़ जो तो इनके लिए स्पेशल आर्टिकल 15 में स्पेशली लिखा हुआ है, इसमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ऐसी कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट या कोई ऐसी चीज़ जो भले ही प्राइवेट है लेकिन पब्लिकली सर्विस दे रही है अपनी, वो भी किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। किस बिहाफ पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 की 5 चीज़ ही हैं। क्वेश्चन में इनके अलावा कुछ और भी डाल देते हैं कभी कभार, अगर उनको टफ क्वेश्चन बनाना है तो आपको याद होना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। समझ रहे हो बात बच्चे। स्टेट क्या नहीं करेगा, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करेगा, इतना सा याद आपको रखना है। ठीक है भाई, अभी बात करें, अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट, इसको ढंग से देखो, आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, स्टेट भाई क्या नहीं करेगा, भेदभाव, लेकिन इसमें लिखा हुआ है अलग से। देखो इतने होशियार थे हमारे संविधान बनाने वाले, उन्हें पता था कि भाई अब जैसा कि इसमें लिख दिया कि भाई उसके सेक्स को देखते हुए कि आदमी औरत है, स्टेट कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या, सरकार योजना नहीं लाएगी क्या लड़कियों के लिए, स्पेशल लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए लाएगी ना। फिर तुम ये बोल दोगे कि नहीं यार सरकार सबको बराबर क्यों नहीं समझ रही है। तो इसके लिए भी उन्होंने पहले ही उसमें लिख दिया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि भाई औरतों के लिए और बच्चों के लिए सरकार कोई भी स्पेशल कानून ला सकती है उनको बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है, उस पर ये आर्टिकल लागू नहीं होगा कि सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। समझ रहे हो तुम बात, इतने अच्छे से लिखा है कि भाई कोई बच्चों के लिए कोई नया कानून बनाया या औरतों के लिए कोई अच्छी सुविधाएं दी गई, तो फिर लोग ये ना बोलते कि भाई तुम डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो स्टेट, हम तो सब बराबर हैं, आदमी हो या औरत स्टेट के लिए। इसलिए ये पहले ही इसमें बात डाल दी गई है, इतना आपको याद रखना है। बात करें आर्टिकल 16 की, नोट्स बना चलिए, जो मैं समझा रहा हूँ उसे अपनी भाषा में ही लिखते चलिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दुनिया में कोई आपका संग दे ना दे, आपके नोट्स हमेशा आपको साथ देंगे। और ये बात CAPF की, CDS की या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है, इतना समझ लीजिए बस। इससे बाहर आएगा तो उसे अच्छे अच्छे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, आप मतलब कुल मिला के एज करोगे, ये वाली बात है। ठीक है, और हाँ वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करो, और सुनो तुम सबको ना कमेंट जरूर करनी चाहिए। अब देखो
मैं देखो बीच में क्या बकवास करने लग गया हूँ, लेकिन आपको सुनना है मेरी बात, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए चैनल है अभी छोटा अपना, कमेंट करने से क्या एंगेजमेंट बढ़ता है और लोगों तक अपनी वीडियो पहुँचती है। तो आप सब लोगों को ही कमेंट करनी चाहिए, इतना ही बस कर दो आप। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर करने की भी ज़रूरत है नहीं, समझ रहे हो बात। अब सुनो बात भाई, आर्टिकल नंबर 16 के बारे में अपन बात कर लेते हैं। आर्टिकल 6 देखो, 14 के बारे में बात हो गई, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब कानून के सामने समान है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगी स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई जो रोजगार की जॉब्स हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जॉब्स हैं, उनमें सबको क्या है, समानता का अधिकार होगा। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भेदभाव नहीं होगा। आपने मैंने बोला था 14 से 18 तक हमेशा समानता की बात होती है, ये क्या चल रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी, अलग अलग तरह की इक्वलिटी की बात हो रही है। पहले में बोला है सब कानून के सामने बराबर है, 15 में क्या बोला, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के खिलाफ। इसमें बोला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई रोजगार सरकारी मिल रहा है उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सब बराबर है। अब देखो आर्टिकल 17 की बात, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गाइज आपको ये आर्टिकल एज इट इज याद होनी चाहिए कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, कि छुआछूत का मतलब इसको बंद करना, अनटचेबिलिटी को बंद करना। इसके लिए एक एक्ट भी लाई थी सरकार, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। इसमें छुआछूत के बारे में बात हुई है कि ये कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में आर्टिकल 17 के अंदर ये एक्ट लाया गया था कि और हाँ, इन आर्टिकल का मतलब क्या, सरकार जैसे कोई छुआछूत कहीं हो रही है तो उसके लिए कानून बना सकती है, क्योंकि छुआछूत का क्या करना है, हमें अबॉलिशन करना है, उसे हटाना है छुआछूत वाली प्रथा को, ठीक है जी। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, इसका मतलब समझिए। पहले जो लोग अंग्रेजों के चमचे हुआ करते थे, जो अंग्रेजों की सेवा करते थे, जब हमारा देश गुलाम था, तब के वक्त अंग्रेज ने उन्हें कुछ टाइटल दे देते थे कि भाई साहब तेरा टाइटल है आज से सर, या तेरा टाइटल है मास्टर, उनकी बड़ी इज्जत बढ़ जाती थी समाज में। अब लोगों के उन्हें उसी टाइटल से बोलते थे तो वो और ज़्यादा खुश होते थे। सर जब अपना देश आज़ाद हुआ, संविधान बनाने वालों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि अभी हम ऐसा करेंगे, स्टेट मतलब सरकार जो किसी व्यक्ति को कोई टाइटल नहीं देगी, समझ रहे हो बात, किसी व्यक्ति को कोई टाइटल नहीं देगी। एक बात समझ लीजिए, जैसे किसी को अगर भारत रत्न मिला हुआ है तो वो अपने नाम के साथ ये नहीं लगाएगा भारत रत्न, ये दिस वो पब्लिक प्राइवेट लोग लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी सरकार अगर कोई सरकारी आदमी को उस आदमी के बारे में बात करें, जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो आप यूट्यूब पे जब उनके बारे में सुनोगे तो बोलेंगे भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर जी। लेकिन अगर सरकारी किसी संस्था में उनके बारे में बात हो रही है, लिखा पढ़ी हो रही है कहीं पे, उनके नाम क्या है, कभी भी भारत रत्न नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार किसी को कोई टाइटल देना ही नहीं चाहती, देती ही नहीं है कभी टाइटल, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। टाइटल कब मिल सकता है केवल आपको, या तो आप मिलिट्री में हो या कोई एकेडमिक टाइटल आपको मिल सकता है। एकेडमिक टाइटल मतलब किसी ने अगर बीटेक किया तो वो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकता है, किसी ने पीएचडी किया तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, एमबीबीएस किया तब भी क्या लगाया जाएगा उसके नाम के आगे डॉक्टर। एकेडमिक टाइटल मिल सकते हैं। और मिलिट्री में आपको रिटायर होने, अगर आप मेजर के पद से रिटायर हो तो आपको मेजर जिंदगी भर बोला जाएगा, कर्नल हो तो आपको कर्नल जिंदगी भर बोला जाएगा। इन दो केस में ही आपके साथ आपको टाइटल मिल सकता है सरकार से, ठीक है। नो सिटीजन गेट अ टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, अगर तुम भाई विदेश में जाके किसी कोई काम कर रहे हो, विदेश की सरकार अगर तुम्हें टाइटल देना चाहे तब भी तुम टाइटल नहीं ले सकते हो, समझ रहे हो बात को। विदेश दूसरा देश भी आपको कोई टाइटल नहीं दे सकता अगर आप इंडिया में रहते हो तो। अब सुनो, इफ़ नॉन सिटीजन, अगर कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा है, वर्किंग इन इंडिया, भाई कोई अंग्रेज है, अंग्रेजों का एम्बेसडर है, वो इंडिया में काम कर रहा है, समझ रहे हो बात, तो वो भी टाइटल नहीं ले सकता कोई अपने देश से भी स्पेशल, जब तक उसे प्रेसिडेंट का कंसेंट या प्रेसिडेंट मतलब भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलेगी, समझे बात को। आर्टिकल 18 इसी बारे में कि आपको कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। अब भाई राइट टू इक्वलिटी हो गया खत्म, समानता का अधिकार। अभी बात करें राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ है, 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल हैं, एज इट इज आपको याद होनी चाहिए जिस तरह से मुझे याद है, 19, 20, 21, 22, ठीक है जी। आर्टिकल 19 के बारे में बात करें, आर्टिकल 19 गिव्स यू राइट, ये हमको क्या अधिकार देता है, 6 अधिकार देता है हमको, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब मैं भी आपको बताता हूँ, ये याद रखिए कि जो अधिकार जो मिले हुए हैं ये वैसे नहीं है कि बिल्कुल ही खुला घूमोगे अधिकार मिल गए, तो इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है। मतलब नॉट अ फुल फ्रीडम, ये पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं है। कैसे, ऐसे बोला भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाई तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कुछ इतना बुरा बोलोगे इंडिया के बारे में, बहुत ही गलत बोलोगे तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा भी लग जाएगा, समझ रहे हो बात। कुछ ऐसा भी नहीं बोल सकते आप, देखो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास,
मतलब कुछ भी मैं इस सबको बताऊंगा अभी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस किस तरह की हो सकती है। पहले आप देखो आर्टिकल 19 के अंदर हमको 6 अधिकार मिले हों कैसे, मतलब कुछ भी बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19A में, आर्टिकल 19 का बी पार्ट क्या है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। आपको ग्रुप इकट्ठा, मतलब इकट्ठा होकर बातचीत करने का, समझ रहे हो। आप बोलोगे, अगर आपको बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं तो आप ग्रुप भी बना सकते हो। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हो, उसका अधिकार है। इकट्ठा होकर मीटिंग कर सकते हो। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, अगर वो इकट्ठा हो रहे हो तो भाई संस्था भी बना सकते हो, अपनी यूनियन भी बना सकते हो। समझ रहे हो बात, क्या बना सकते हो, यूनियन भी बना सकते हो। ये यूनियन वाला जो चीज़ है ये कब डाली गई थी, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, कि आप कोऑपरेटिव भी बना सकते हो। ये कौन से अमेंडमेंट या संशोधन में डाली थी, 97 जो अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, जिसके बारे में आपको अभी आगे ही पता चलेगा। जहाँ भी आपको यूनियन बनाने या कोई कॉर्पोरेट बनाने का अधिकार मिले, समझ जाना 97 अमेंडमेंट की बात हो रही है, 2011 वाले की। आगे बात करते हैं। और चौथा अधिकार कौन सा मिलता है, डी, टू मूव फ्रीली एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, कि आपको इंडिया में कहीं भी जाने का आपको अधिकार है। भाई पूरे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो, सिंपल सी बात है, कहीं भी जा सकते हो। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हो, बस सकते हो। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय रख कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। अब बात करें, ये सब हमको अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 19 के तहत। कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्यों लिखा मैंने, कि भाई फुल फ्रीडम है। भाई इतना बुरा कुछ नहीं बोल सकते, जिससे ऐसे कई सारी चीज़ें, देश के कुछ खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है जी। कोई देश की इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, बाकी कह कहो कि भाई मैंने तो फेसबुक कुछ भी डाला और दूसरे देश तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई जो बहुत ही सीक्रेट है, ठीक है जी। दूसरी बात, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे विदेशी लोगों के साथ अपने संबंध खराब हो जाए। लाइक डोनाल्ड ट्रंप यहाँ विजिट करने आए और तुम यहाँ गाली देने लग जाओ डोनाल्ड ट्रंप को इंग्लिश में, तो हिंदी तो वैसे नहीं समझेगा, तो भाई फिर तो संबंध खराब हो सकते हैं, तो आपको पुलिस जुतिया देगी। उसमें ये नहीं है कि मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार है, ठीक है। इकट्ठा होने का अधिकार, लेकिन विदाउट आर्म, इसमें तो खुद ही लिखा हुआ है कि हथियार लेकर इकट्ठा नहीं हो सकते। इकट्ठा ऐसे नहीं है कि भाई इकट्ठा होकर पत्थर मारने के लिए इकट्ठा हो रहे हो कश्मीर की तरह समझ रहे हो बात, ये सब भी नहीं कर सकते। टू मूव फ्रीली एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, देखो तुम कहोगे भाई हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत सिक्योर एरिया है, मतलब कोई मिलिट्री का एरिया जिसमें जाने की परमिशन नहीं है, तो वहाँ बोलो नहीं यार मुझे तो कहीं भी घूमने का अधिकार है पूरे देश में। समझो बात को, इस तरह की रेस्ट्रिक्शन भी लिखी हुई है। टू रिजाइड एनी एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ, देखो जैसे अभी जम्मू कश्मीर है, उसमें आप नहीं रह सकते थे, इस तरह मतलब इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। टू प्रैक्टिस एनी, किसी भी तरह का प्रोफेशन या व्यवसाय करने का आपको अधिकार। देखो इसमें भी रेस्ट्रिक्शन किस तरह की हो सकती है। अब आप हथियारों का व्यवसाय थोड़ी करोगे कि इलीगल असला बेच रहे हो, गोलियां बेच रहे हो, ये थोड़ी होगा। असला समझते हो ना, कट्टा मिर्ज़ापुर वाला, ऐसा थोड़ी ऐसा व्यवसाय कर लोगे। तो इस तरह की आपको रेस्ट्रिक्शन है। ये आर्टिकल 19 की बात होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में, ठीक है। इसका मतलब है आर्टिकल 20 किन लोगों के लिए है, जिन लोगों पे कोई मुकदमा वगैरह चलाया गया है या जिन लोगों पे कुछ चल रहा है, ऐसा कोई मुकदमा टाइप, ठीक है, उनके लिए। मतलब देखो ये किन को दिए गए, प्रोटेक्शन इन, आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि भाई आपने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, तो आपको भी कुछ अधिकार है। अगर आप भले ही आप दोषी हो, आपको भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल 20 आपको मिला हुआ है। देखिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 20 कुछ इस तरह के कि डबल जेपर्डी। देखिए आपको 3 चीज़ें याद होनी चाहिए आर्टिकल 20 के बारे में, इसी तरह से याद करो जिससे मैंने किया है। डबल जेपर्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, डबल जेपर्डी का मतलब तो सिंपल सी बात है कि आपको एक ही काम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज नॉट अलाउड, सिंपल सी बात है। सजा से क्या मतलब है कि आज भाई आपने कोई काम किया, कोई गलत काम, उस पर आप 5 साल की सज़ा हो गई, लेकिन जब आप जेल से बाहर आए तब तक कानून बदल चुका है और सज़ा हो गई है 10 साल की उस काम के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा उस चीज़ के लिए भेज देंगे, या आप एक बार सज़ा काट के आ चुके हो, कोर्ट बोले नहीं इसने वो गलत काम किया था, मतलब आप एक बार सज़ा काट चुके हो तो आप निर्दोष हो सरकार की नज़र में। कोई भी गलत काम करने के बाद एक बार अगर आपने सज़ा काट ली, जो सरकार ने आपको सज़ा दी है, तो आप निर्दोष हो। तो ऐसा नहीं कि कोई वकील आप पर दोबारा केस कर दे, वो घर वाले दोबारा केस कर दें, जैसे आपने कोई चोरी कर ली, वो घर वाले वो दोबारा केस कर दें, सब इसने हमारी चोरी की थी। तो भाई जब पहले सज़ा मिल चुकी है उसे, डबल जेपर्डी का मतलब 2 बार, डबल जेपर्डी इज नॉट अलाउड, कुल मिला के 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका क्या मतलब है, सज़ा आपको वो मिलेगी, देखो समझो बात, आपने कोई खून कर दिया, अब इस वक्त जैसे खून की सज़ा चल रही है भाई 7 साल,
समझ रहे हो बात, किसी का खून करने की सज़ा 7 साल चल रही है, आप पे केस करते हैं उसके घर वाले, केस चलते चलते 5 साल हो चुके हैं, ठीक है जी, लेकिन अब तक खून की जो सज़ा है वो 7 साल से बढ़ के 70 साल या उम्र कैद हो चुकी है। समझ रहे हो बात, तो आपको 70 साल सज़ा नहीं मिलेगी। जिस वक्त आपने गलत काम किया तो उस वक्त जो सज़ा होगी वो सज़ा आपको दी जाएगी, क्योंकि आपने गलत काम देखते हुए तो किया होगा कि भाई चल 7 साल की सज़ा कर देता हूँ। ये तो अगर आपको उम्र कैद दे दी तो ये तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। अरे यार 5 साल तक केस चला है, मुझे पता नहीं था 70 साल सज़ा कर दोगे तुम या उम्र कैद कर दोगे। समझ रहे हो बात। सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद आदमी खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। समझ रहे हो बात। ये किस लिए लाया गया है, जैसे आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, आपको डंडे दे के ज़बरदस्ती कहलवाती है कि बोल नहीं तो सारे मार देंगे, तुझे कल जाके कोर्ट में ये कहना है कि मैंने खून किया है, तो खुद की जो गवाही है वो मंजूर नहीं की जाएगी। इतना अच्छे से अपना संविधान बनाया, किसी गलत चीज़ के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है, फिर भी तो इतनी सारी गलत चीज़ें हो रही हैं। चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। और हाँ, आर्टिकल जो 20 है वो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता है। अगर देश में इमरजेंसी आपातकाल लग जाता है, जैसे इंदिरा गांधी ने लगाया था, तब भी तो देखो जब इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड का क्या मतलब है, जैसे इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो उस वक्त आप ये नहीं बोल सकते सरकार से भाई हमें राइट टू इक्वल समानता का अधिकार है, बराबर ट्रीट करो, सरकार जो चाहे कर रही है, उस वक्त आप उंगली नहीं उठा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 20 तो उस वक्त भी आपके पास रहेगा। आपको अगर जेल में ले जा रही है किसी कारण से सरकार, तो आपको ये 3 चीज़ें तो उस वक्त भी मिलेंगी। समझ रहे हो बात। इतना हो चुका है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है, समझो बात को। क्या आपको जीने का अधिकार है कि भाई कोई भी पर्सन जो है उसे नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और हिज पर्सनल लिबर्टी, कि कोई व्यक्ति है उसको जीने की स्वतंत्रता उसकी नहीं छीनी जाएगी, या उसके जीने के अधिकार से या उसकी निजी स्वतंत्रता के अधिकार से, निजी लिबर्टी मतलब समझते हो ना, प्राइवेसी जो एक तरह से, उससे उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। भाई पर्सनल लिबर्टी का मतलब समझ रहे हो, राइट टू लाइफ का मतलब समझ रहे हो। अब ये आपसे बोलें कि भाई जैसे एक क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स, मैंने कहा था ना आर्टिकल इसमें से क्वेश्चन आएंगे दिमाग वाले, लेकिन इस लेवल का आपके सीएपीएफ में नहीं आएगा। लेकिन सुनो, फिर भी इतना भी कोई टफ नहीं है जो आप डर जाओ सिविल सर्विस सुनते ही। कल परसों अभी सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ, उसके पॉलिटी के मैंने क्वेश्चन देखे, काफ़ी ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे उन्होंने पॉलिटी में। आपको बस समझना है पॉलिटी ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग में चलेगी। समझ रहे हो बात। अब क्वेश्चन सुनो सब बच्चे, कि भाई मैंने तो बताया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, कि किसी मामले में पर्सनल जो लिबर्टी है मुझे मिली हुई है हर चीज़ करने के लिए, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन एक्सपेक्ट प्रॉपर प्रोसीजर बाई लॉ। क्या आपको इसको अगर छीना जाता है आपकी पर्सनल लिबर्टी को, तो वो लॉ के अनुसार छीना जाएगा। कैसे जैसे आपको अगर सरकार ले जा रही है जेल में, आप बोलोगे नहीं यार मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे कुछ भी खाने का अधिकार है, लेकिन कानून जब बनाओगे सबके जी सेम सेम खाना खाएंगे, तो ये खाना खाना आ गया पर्सनल लिबर्टी में, आदमी जो चाहे वो खा सकता है। लेकिन जब अगर लॉ में प्रोसीजर डिफाइंड है कि सभी कैदियों को सजा से मतलब सेम खाना खाना पड़ेगा, बाहर से नहीं मंगवा खा सकते, तो बस नहीं खाएंगे। समझ रहे हो बात। ये तरह की, तभी आपका मतलब आर्टिकल 21 को केवल प्रॉपर प्रोसीजर बाई लॉ के द्वारा ही वायलेट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। वैसे आपको है पर्सनल आपकी स्वतंत्रता, कुछ भी करो जो करो। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, एक बार सिविल सर्विस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, अभी की बात है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं, कि अगर आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो ये किस आर्टिकल में आएगा। आपकी अपनी पसंद की जीवन साथी चुनने की, या पसंद की लड़के से शादी करना चाहती हैं जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, कि अपने पसंद के जीवन साथी को चुनना किस आर्टिकल में आएगा, तब आपको बताना है कि कौन सा आएगा। नीचे कमेंट में दो आंसर। मेरे ख्याल से आप तो समझ ही गए होंगे। अब देखो, सब लोग बोलते हैं कि भाई हमको राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, क्या हमको मरने का भी अधिकार है। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब ये, पहली बात तो आपको समझ आ रही है, एक यूथेनेसिया वर्ड होता है, यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब समझ रहे हो, कि आपको मरने का अधिकार ऐसे नहीं कि आप खुद मर जाओ। एक्टिव यूथेनेसिया अलाउड नहीं। यूथेनेसिया का मतलब होता है एक तरह से मरना ही, समझ लो आप खुद नहीं मर सकते हो चाह के बेफालतू में। सुसाइड जो करते हैं व्यक्ति, उसके लिए सजा है। अगर आप सुसाइड से बच जाते हो तो आपको सजा मिलेगी, आपको ये पता होना चाहिए बात। खैर पुलिस ऐसे मामले में कुछ कहती नहीं है, क्योंकि पहले से ही ये आदमी बहुत डिप्रेस्ड है, इसे और सजा देंगे तो कहीं सच में नहीं मर जाए। अब की बार सुसाइड में बच गया, अगली बार बचे भी ना। लेकिन सुसाइड करना भी गलत है। पैसिव यूथेनेसिया का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
जैसे किसी केस में एक केस हुआ था, अरुणा सौभांग केस। इस केस में पैसे मतलब कोई ऐसा मरीज टाइप था, उसको कुछ मारने के लिए ऐसा कुछ कहा था कि भाई वो तड़प रहा है ऐसा कुछ, तो उसको मार दो, इससे ऐसा कुछ केस था। उसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूँगा। आपको इतना याद रखना है कि पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है, एक्टिव यूथेनेसिया अलाउड नहीं है। ठीक है जी, बात करते हैं क्या। और हाँ, राइट पैसिव यूथेनेसिया का मतलब समझिए कि चलो इसके बारे में नेक्स्ट उसमें ही बात करते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि आपको ढंग से मैं कुछ भी ऐसी चीज़ आपको बताना नहीं चाहता हूँ किसी भी लेक्चर में जिससे आपके कंसेप्ट गलत हो जाएँ, समझ रहे हो बात। तो हर चीज़ यहाँ पे वही बताई जाएगी जिसमें मैं खुद 101% श्योर हूँ। बात करते हैं एक नए आर्टिकल, आर्टिकल 21A। देखो मैं पहले ही आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, जैसे ही कोई आर्टिकल के पीछे नए A B C लग जाए, मतलब बीच में अलग से हो, तो इसका मतलब क्या, वो आर्टिकल नया अपने आप बीच में घुसेड़ा गया है। वो कहाँ घुसेड़ा गया है? बीच में। भाई राइट टू लाइफ के बाद आर्टिकल 21A डाल दिया। ये कब डाला था? तो बीच में अगर घुसेड़ा गया तो वो किसी अमेंडमेंट से आया हुआ। ये आया था 86 अमेंडमेंट 2002। आपको याद होनी, राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार। ये 86वां संविधान जो था, 86वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, उसमें ये आया था राइट टू एजुकेशन। ये 21 के बाद ही क्यों डाला है, कोई बता सकता है? देखिए बात होती है कि हमको राइट टू लाइफ मिला हुआ है, जीने का अधिकार, लेकिन जीने के अंदर क्वालिटी वाली लाइफ जीने का अधिकार है हमारे पास। हम क्वालिटी की लाइफ जीने का अधिकार मिला हुआ, हम क्वालिटी की लाइफ जीना चाहते हैं, हम गरीबों की तरह नहीं रहना चाहते। और क्वालिटी ऑफ लाइफ कब आएगी आपके पास? जब आपके पास एजुकेशन होगी, समझ रहे हो बात। तो राइट टू एजुकेशन इसलिए 21 के बाद डाला है। 21A बोलते हैं इसको, या 21A, समझ रहे हो बात। 21A अलग से आर्टिकल है, 21 के अंदर नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। ऐसे कोई आर्टिकल में A लगा हुआ अलग से, समझ जाओ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल अलग से ऐड नहीं किए जाते। कहते पहले 365 आर्टिकल हैं या कितने भी थे, उसके बाद 366 वाला नहीं आएगा, बीच में कहीं ऐड करेंगे। बीच में कैसे ऐड करेंगे? जैसे 21 के बाद अगर कोई आर्टिकल ऐड किया तो उसे 21A बोल देंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें बताई हुई। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन क्या है कि राइट टू एजुकेशन 21A मतलब हर व्यक्ति, मतलब बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष का है उसके पास फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जाएगी। सरकारी स्कूलों में आपको पता है ना कि फ्री एजुकेशन दी जाती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। सरकारी स्कूल इसी राइट के अंदर ही तो काम करते हैं, समझ रहे हो बात कि भाई। और देखो मेरी बात, ऐसा नहीं कि ये आर्टिकल 2002 में आया, 2002 से पहले सरकारी स्कूल नहीं होते थे, होते थे। लेकिन इस आर्टिकल के बाद हर व्यक्ति को ये वो मिल गया है अधिकार कि भाई अगर उसे नहीं मिल पा रही शिक्षा, वो सरकार से जाके बोल सकता है कि मैं 6 से 14 साल का हूँ, या उसके घर वाले बोल सकते हैं ये बच्चा हमारे 6 से 14 साल का है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही, कुछ इंतजाम किया जाए इसका। सरकार उसका इंतजाम कर देगी। और उस एरिया में सरकारी स्कूल नहीं है तो आपको प्राइवेट में पढ़वाएगी सरकार, समझ रहे हो बात। लेकिन आजकल सभी एरिया में सरकारी स्कूल हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस, ये जो वर्ड है लास्ट का, इसका मतलब ही मैं आपको समझाऊंगा। आपके कंसेप्ट एकदम ऐसे क्लियर कर दिए जाएंगे इस चैनल पर कि आपको कुछ और देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, समझ रहे हो बात। कि भाई अगर आदमी कोई अरेस्ट हो जाता है ना, तो उसके केस में उसके पास भी कुछ अधिकार हैं, समझो बात को। देखिए अभी तो आपको, अभी मैंने जो पहले आर्टिकल जो आपको बताया था आर्टिकल 20, उसमें सजा के अधिकार थे, डबल जेपर्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और वो सजा के बारे में थे सारे के सारे, किसी भी अगर कोई मुकदमा चल रहा है। लेकिन ये मुकदमे से जस्ट पहले के अरेस्ट एवं डिटेंशन, किसी को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है उसके बारे में बात है। अभी उसमें मुकदमे वगैरह की बात नहीं हो रही है। आर्टिकल 22 में से क्या अधिकार मिले हुए देखिए। पर्सन शुड बी रिप्रेजेंटेड इन 24 आवर्स प्लस ट्रैवल टाइम टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। कोई भी आदमी गिरफ्तार हुआ उसे 24 घंटे के अंदर ही, मतलब अगर आपको पुलिस लेगी तो ऐसा नहीं कि आपको पुलिस बहुत ज़्यादा समय तक 2-3 दिन के लिए थाने में रख सकती है, नहीं। पुलिस ले गई 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाए मुझे, तो आपसे बोल सकते हो उसे कितना टाइम उसके पास ले जाने के लिए, 24 घंटे प्लस मजिस्ट्रेट तक जाने में कितना वक्त लगेगा, समझ रहे हो बात को। तो भाई उस पुलिस वाले के पास 24 घंटे हैं आपको रखने के लिए, 24 घंटे प्लस जो भी मजिस्ट्रेट तक जाने का वक्त लगेगा वो, तो वक्त तो वही है जहाँ जवाब जाओगे, मतलब वो आपको कितने टाइम के लिए रख सकता है अपने पास, 24 घंटे। वैसे पुलिस वाले 24 घंटे में हड्डियाँ तोड़ने का दम रखते हैं, ये तो सब बच्चे जानते ही हैं, ठीक है। आर्टिकल 22, ठीक है। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या किसी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। देखिए एक्सप्लॉयटेशन का मतलब समझिए, किसी व्यक्ति को बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत ही मजबूर किया जा रहा है उसे। कुल मिला के एक्सप्लॉयटेशन मतलब है अपने से कमज़ोर व्यक्ति का फ़ायदा उठाना। ये हमें आर्टिकल 23 और 24, देखिए हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ लिया, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, मतलब समानता का अधिकार। और फिर राइट टू फ्रीडम और स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ लिया, 19, 20, 21, 22। एक 21A भी था, इसमें भी 5 थे आर्टिकल।
बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 और 24 दो आर्टिकल हैं इसके अंदर। देखिए भाई सब बच्चे, 23 में तो क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं और फोर्स्ड लेबर। समझ रहे हो बात, कि जो इलीगली ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब समझ रहे हो, यहाँ से पकड़ के आपको दुबई में किसी शेख के यहाँ बेच दिया घर का काम करवाने के लिए, ये सब अलाउड नहीं है। फोर्स्ड लेबर, किसी पर ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, ये भी अलाउड नहीं है। समझ रहे हो बात, अपने से कमज़ोर व्यक्ति का आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। ऐसा अगर आपका हो रहा है तो आप बताऊंगा तो कोर्ट जा सकते हो आप, कोई मुझसे जैसे कोई किसी तो। अब देखिए इसमें ऐसे लिखा हुआ है, इसमें दो एक्ट आए थे इसी के लिए। इसमें लिखा हुआ है, पहला एक्ट है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, कि भाई अगर आपको इस तरह से ट्रैफिक का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से लेके कहीं और ज़्यादा के आगे बेचा जा रहा है काम करने के लिए, वो अलाउड है नहीं। ठीक है जी। द बाउंडेड लेबर अबॉलिशन एक्ट, बंधुआ मजदूर आप जानते हो कुछ लोग हैं जो बंधे हुए हैं। कैसे, किसी ने कोई गांव में किसी से कर्ज ले लिया 10,000 का, पहले ऐसा होता था, उससे बोल दिया भाई अगर तू नहीं चुका पाएगा तो ज़िंदगी भर मेरे घर पर का काम करना पड़ेगा। फिर ये नहीं है कि तेरे पास कहीं पैसा आ जाए और तू चुका देगा छोड़ जाएगा, नहीं, फिर तुझे काम करना ही पड़ेगा। तो वो कैसी लेबर हो जाएगी, बाउंडेड लेबर। ऐसा अलाउड नहीं है, कोई आदमी किसी का ऐसे फ़ायदा नहीं उठा सकता है। समझ रहे हो बात। आर्टिकल 24 के बारे में बात हो रही है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। देखिए यहाँ पर तो लोगों की बात हो रही है, ये स्पेशल आर्टिकल 24 के बारे में कि बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता। कैसे, 6 से 14 साल के जो बच्चे उन्हें काम नहीं करवाया जा सकता। तो क्या 14 साल से बड़ों को काम करवाया जा सकता है? 14 से 18 तक काम तो करवाया जा सकता है, लेकिन एनवायरमेंट जो जिस जगह वो काम कर रहे हैं वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए ख़राब ना हो। समझ रहे हो। और 18 से ऊपर का व्यक्ति अगर है वो तो भाई पैसे दे के रख सकता है किसी को भी काम पे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। अगर वो आदमी मंजूर है कि ठीक है भाई मैं करूँगा, तब 6 से 14 साल तक तो कोई किसी को काम नहीं करवा सकता। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो दुकानों पर काम करते हैं ना छोटे वगैरह, ये सब गैर कानूनी है, इसलिए में किसी को ऐसे कोई काम नहीं करवा सकता। इसके लिए एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये सब आपको नोट करना है बेटा। समझ रहे हो बात। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लाइक ये किस में दिया हुआ है, मैंने आपको कई बार बोल चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए, 25, 26, 27, 28। समझ रहे हो बात। देखिए सिंपल सी बात, आर्टिकल 25 के अंदर क्या दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन एंड प्रोफेस। देखिए ये 4 वर्ड हैं कि आपको धर्म को कंसाइंस, प्रोसेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने की आज़ादी है। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, कंसाइंस मतलब अंत्यकरण, प्रोफेस मतलब कि बिना रोक टोक के मानने की, प्रैक्टिस उनका पालन करने की किसी धर्म का, और प्रोपगेट उसका धर्म का प्रचार करने की आपको इजाज़त है, स्वतंत्रता है। आप अगर हिंदू हो तो आप हिंदू धर्म का खूब प्रचार कर सकते हो, मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये आपको 4 वर्ड एज इट इज याद रखने, क्वेश्चन ऐसे दिखता है। कंसाइंस देखा है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हमें कहाँ मिली हुई है, मतलब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ रिलीजन अगर ऐसा आ जाए समझ जाओ कि ये 4 वर्ड कंसाइंस, प्रोफेशन, मतलब प्रोफेस है वैसे, ये कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन, ये जो 4 वर्ड है बेटा दिख रहे हैं क्या, कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपेगेट करना, फैलाना रिलीजन को, इस 4 चीज़ों की सुनता आपको आर्टिकल 25, जैसे ये 4 वर्ड कहीं दिख जाए आपको 25 याद नहीं। हिंदी में कंसाइंस मतलब अंत्यकरण, प्रोफेस मतलब फ्री प्रोफेस, देखो फ्री प्रोफेस मतलब बिना रोक टोक के मानना, अबाध रूप से मानना, प्रैक्टिस किसी भी धर्म का आचरण या पालन करना, प्रोपगेट मतलब उसका प्रचार करना है और धर्म को फैलाना। ये 4 वर्ड आपको दिख जाए समझ जाओ आर्टिकल 25 के बाद इसकी आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 की अगर बात करें, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। समझे क्या भाई, इसका क्या मतलब है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कि भाई कि अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज करने का आपको अधिकार है। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, बहुत बड़ा कोई हिंदू आदमी है अगर वो चाहता है कि भाई बहुत बड़ा एक भागवत या कथा का आयोजन किया जाए, बिल्कुल कोई भी ऐसा रिलीजियस अफेयर है उसको मैनेज कर सकता है वो। ठीक है जी। आर्टिकल 27 के बाद टैक्स के बारे में बात हुई, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। समझ रहे बात, कि भाई किसी धर्म को प्रचार करने के लिए, समझ रहे बात को, अगर आपको कुछ पैसा खर्च हो रहा है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हो, किसी भी एक धर्म को अगर आपको मतलब अगर आप उसका प्रचार करने में कोई पैसा खर्च कर रहे हो प्रमोट करने के लिए, तो उसको आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव बायस बोला जाता है। समझ रहे हो, ये बायस तो है लेकिन पॉजिटिव बायस है।
समझ रहे हो बात सब बच्चे। आर्टिकल 27 में बात हो रही है। आर्टिकल 28 की अगर बात करें, आर्टिकल 28 किस बारे में बात करता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि भाई किसी भी धार्मिक संस्था में, मतलब कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपको शिक्षा देने की या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। समझ रहे बात? कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में, अगर हिंदू कोई इंस्टीट्यूशन है या मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपको धार्मिक अगर शिक्षा दी जा रही है, आपको वेदों, अगर हिंदू इंस्टीट्यूशन उसमें वेदों के बारे में पढ़ाया जा रहा है या आप उसमें उपस्थित होते हो पढ़ने के लिए, तो ये सब आपके पास अधिकार है, आप जा सकते हो। किसी मदरसे में अगर आपको कुरान के बारे में पढ़ा रहे हैं, कुछ आप अच्छी चीज़ें वो बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हो और आपके पास जाने का भी अधिकार है। समझ रहे हो? लेकिन समझ रहे हो बात, ये सब आपको लिखा है इफ़ एस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट और इंडोमेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये, इसका मतलब समझने के लिए हमें पहले नेक्स्ट आर्टिकल देखने पड़ेंगे। समझो, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको। इतना हो, रिलीजन के आपको आर्टिकल समझ आ गए 25, 26, 27, 28। अब बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी हमको क्या अधिकार मिले, संस्कृति की शिक्षा। समझ लो, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 29 में किस बारे में बात है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। वही जो अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी है, उनके इंटरेस्ट की सुरक्षा, मतलब उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी भाषा है, कोई माइनॉरिटी अपने देश में जैसे कोई रह रहे हैं लोग, उनकी कोई भाषा है, उनका कुछ कल्चर है, उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा सरकार के द्वारा पूरा। ऐसा नहीं कि उन लोगों की संख्या कम होती जा रही है, वो लोग शहर जाते जा रहे हैं तो उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। वो उन लोगों की कल्चर को बचाने के लिए सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। इसी के लिए जब 7th अमेंडमेंट हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, उसमें आर्टिकल 350B को ऐड किया जाता, मतलब स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटी टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है भाई? जैसे मैंने बोला तुमसे, आर्टिकल 29 में किस बारे में बात हुई है कि माइनॉरिटी जो है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके भाई उनकी जो चीज़ें हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास करेगी सरकार। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होगा कि अभी उसी के लिए माइनॉरिटीज़ के उसके बचाने के लिए क्या है, ये आर्टिकल 350B लाया था 7th अमेंडमेंट में 1996 में। याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। क्या? स्पेशल लिंग्विस्टिक जो ऑफिसर है वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है भाई? कोई माइनॉरिटी है, कोई जो बहुत कम संख्या में लोग हैं, उनकी संख्या देश में से 1 लाख रह गई है, उनकी भाषा खत्म होने की कगार पे, तो एक प्रेसिडेंट उसके लिए लिंग्विस्टिक ऑफिसर अपॉइंट करेगा, उनकी कल्चर को प्रमोट करने का, उसको सेव करने की कोशिश करेगा, उस सब का जिम्मा वो देखेगा कि भाई कि क्या हो रहा है, क्या समझ रहे हो बात को? कि मतलब उसके लिए एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर, मतलब जो उनकी भाषा को देखेगा, कोई की भाषा को सेफ रखने की कोशिश करेगा, उन्हें बताएगा, प्रचार प्रसार करेगा। समझ रहे हो मेरे ख्याल से तुम? लिंग्विस्टिक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा उस माइनॉरिटी के लिए। आर्टिकल अगर 30 की बात करें अपन, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि भाई माइनॉरिटी के पास राइट है क्या कि वो स्थापित कर सकते हैं अपनी कोई शिक्षण संस्था है या उसे चला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेंट स्टीफन डी यू का कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, भले इसका नाम कुछ इस तरह का रखा हुआ सेंट स्टीफन, और उसमें आप मतलब एडमिशन जो है अगर वो चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे कोई भाई माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स लोग हैं, वो कहना चाहें, बेस्ट तो मुस्लिम माइनॉरिटी में खैर है नहीं, लेकिन फिर भी वो हिंदुओं से कम संख्या में, इसलिए उनको माइनॉरिटी बोला जाता है। वो चाहें तो कोई अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कोई भी, जैसे कोई चाहे वो अपना कोई कॉलेज खोलना चाहे खोल लिया। वो चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि उसमें कि उसको इस तरह एडमिनिस्टर कर सकते हैं कि भाई इसमें बस माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ उनको इस तरह के इंस्टीट्यूट खोलने का अधिकार है। समझ रहे हो? और दूसरी चीज़, जैसे ये जो था आर्टिकल 28 की अगर बात होती है, वैसे इसमें क्या हुआ था, रिलीजियस वर्शिप। मैंने बोला था इस लाइन का आपको मतलब बताऊंगा। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज, सेंट स्टीफन, सेंट पॉल, सेंट दिस 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 दिस, उनकी प्रेयर जो होती है आपने देखा होगा किस तरह की होती है। इंग्लिश प्रेयर करवाते हैं वो जो पादरी लोग हैं, मतलब वहाँ फादर जो होते हैं, इस तरह की प्रेयर करवाते हैं। ऐसे अगर कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उसमें अगर वो चाहते हैं कि भाई उनको रिलीजियस प्रेयर होगी, ये सब शिक्षा दी जाएगी, वो भी कर सकते हैं वो काम। लेकिन कब? जब वो किसी ट्रस्ट के अंदर खोला गया। ट्रस्ट का मतलब क्या है भाई? अगर सेंट स्टीफन कोई स्कूल का नाम, भाई ऐसे नाम होते हैं इनके स्कूल के, सेंट स्टीफन, सेंट पॉल, इस तरह का कोई स्कूल है, तो भाई वो ट्रस्ट के अंदर ही, उसका सरकार का तो उसमें कोई हाथ है नहीं।
सरकारी उसमें पैसा नहीं लगा होना चाहिए। किसी प्राइवेट आदमी अगर उसमें पैसा लगाया है, अगर माइनॉरिटी का है, तो उसमें इस तरह की रिलीजियस वर्शिप की जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर कोई सरकारी स्कूल है, उसमें इस सरकारी स्कूल में कभी भी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। समझ गए बात इस लाइन का मतलब? ठीक है जी, बात करते हैं। देखिए लेक्चर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ऐसी बात नहीं। आपको मैं सबको एक तो रिवाइज और करवा दूंगा, लेकिन आपको पहले अब बात करते हैं। देखो आर्टिकल 30 तक बात हो गई। अब सीधे क्या आ गया? आर्टिकल 32। भाई बीच में 31 तो था, वो कहाँ गया? मैंने आपको बताया कि पहले एक राइट हुआ करता था अपना, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। कि भाई मेरी कोई संपत्ति है, मैं संपत्ति खरीद सकता हूँ, मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, और मेरी प्रॉपर्टी को कोई नहीं छीन सकता मुझसे। ये पहले राइट था। फिर काफ़ी सारे केस हुए, समझ रहे हो बात? केस किस तरह के? कि भाई इस तरह के केस हुए कि जैसे सरकार कुछ बनाना चाह रही है, सरकार ने कोई ज़मीन ले ली किसी आदमी की, भाई वो कोर्ट चला गया, भाई मुझे वो है आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन को ऐसे कैसे छीन सकती सरकार, मैं नहीं चाहता देना। तो भाई वो केस जीत गए, जीते भी हैं कई लोग, सरकार से केस जीत के। बताओ, सरकार ने इस आर्टिकल को ही हटा दिया, इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट, बेसिकली लीगल राइट में ये कहाँ, अब किसको कहाँ 31 से कहाँ शिफ्ट कर दिया है? 300A, नया आर्टिकल एक बना के इसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। समझो किसको? राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का जो अधिकार है उसे। अब लीगल राइट बनाने से क्या फ़ायदा हुआ है? लीगल राइट का बेसिकली मतलब ये, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उसको कोई नहीं छीन सकता, बस सरकार छीन सकती है। वैसे इस बात का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि सरकार के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कोई आदमी दूसरे की प्रॉपर्टी को हाथ लगा दे। समझ रहे हो बात? समझ गया बात आप? तो अभी बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसको B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई ये जो है संविधान का दिल और उसकी आत्मा है। इसका मतलब क्या? देखो नाम समझ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, संवैधानिक उपचार। कि अगर भाई तुम्हारा, देखो दो तरह की चीज़ें, सरकार ने कोई कानून बनाया, उसमें अगर आपके फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन या वायलेशन हो रहा है, तो कोर्ट उसे रिव्यू करेगा और उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ये किस बात है? आर्टिकल 13 जो मैं आपको पहले बता सकता हूँ, जुडिशियल रिव्यू। लेकिन भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है और आपको पता है कि सरकार ने हमारे फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक जो अधिकार है, उनका हनन कर लिया है, जैसे आर्टिकल 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन आपसे कहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल में किसी जात को लेकर कोई भेदभाव हो गया, तो आपके तो भाई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया। आर्टिकल जो आपका 15 है वो क्या हो गया? वॉयलेट हो गया। इस केस में आप क्या कर सकते हो, उस बारे में है ये आर्टिकल 32। भाई कोर्ट को पता चलेगा, अगर जैसे कोर्ट तो किसको, अगर कोई सरकार ने कानून बनाया उसको रिव्यू कर सकता है, उसमें कोई कमी निकली तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो आगे आर्टिकल 13 के अंदर आपके साथ कोई गलत काम हो गया तो आप क्या कर सकते हो, ये आएगा आर्टिकल 32 के अंदर। तो इसके अब देखो होता क्या है कि जैसे कोई भी आपका राइट का उल्लंघन होता है आपके का, किसी भी अधिकार का, तो आप कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट कौन सा? सीधे सुप्रीम कोर्ट। ये फंडामेंटल राइट इतनी बड़ी चीज़ है, अगर इसका वॉयलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट, सीधे, बिना कोई ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे फिर हाई कोर्ट में, फिर नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। ये हमको पावर कौन से आर्टिकल से मिलती है? 32 से। समझ रहे हो बात? इन दी वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हमको कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम सीधे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है फिर? कुछ रिट इशू करता है। क्या बोलते हैं उसे? रिट। समझ रहे हो बात? सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस में क्या इशू करता है? रिट इशू करता है भाई साहब। अब रिट कैसे होते हैं? रिट का मतलब होता है याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट कुछ याचिकाएं देगा, अब उन रिट को हम पढ़ेंगे कि आप जैसे आपका कोई, मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि आपके किस तरह के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है और आप जाओगे तो कौन सी रिट इशू करेगा। 5 तरह की रिट होती है। जो रिट में जो ये वर्ड, रिट के जो वर्ड हैं, नाम जो हैं रिट के, कुछ अजीब से नाम है, हबीस कॉर्पस, मेंडमस। लेकिन आपको सीधे याद करने की ट्रिक क्या है? आपको याद रखना है HMPCQ, 5 हैं। आप ये उनके पहले पहले वर्ड याद रख लो, HMPCQ, मैंने इसी तरह से याद किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें, H का मतलब हबीस कॉर्पस, M का मतलब मेंडमस, थर्ड है P से मतलब प्रोविशन, C से सर्सियोररी, इसको ऐसे पढ़ते हैं सर्सियोररी, ठीक है। और 5 का मतलब क्यो वारंटो। देखिए आपको सीधे बताता हूँ, हबियस कॉर्पस, देखो ये आपको पता है कॉर्पस का मतलब क्या होता है? बॉडी, लैटिन वर्ड है, लेकिन कॉर्पस का मतलब क्या होता है? बॉडी। बॉडी का मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ, ये इसकी लाइन है, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपको कोई आदमी पकड़ लेता है, पुलिस ने आपको रख लिया, 1 दिन से ज़्यादा हो गया, तो ये तो आपके भाई, जैसा कि आपको अधिकार मिला हुआ था क्या, कि आपको पुलिस 24 घंटे ज़्यादा नहीं रख सकती, आपके अधिकार का उल्लंघन हो गया।
कुल मिला के आपको कोई एक दिन से अगर ज़्यादा रखते थे, पुलिस ने रख लिया, या एक दिन तो ज़्यादा क्या, पुलिस रख सकती है एक दिन, जैसे कोई आपको प्राइवेट आदमी कोई कैद कर लेता है। याद रखो कि अगर आपको कोई भी आदमी पकड़ लेता है तो उस केस में आप ये रेट लगा सकते हो। आप जाओगे, सुप्रीम कोर्ट हबियस कॉर्पस वाली रेट लगाएगा और बोलेगा कि भाई साहब 24 घंटे के अंदर मुझे वो आदमी मेरे सामने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा और पुलिस से ढूंढ के लाएगी। तो ये रेट पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों के खिलाफ लगाई जा सकती है। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने आपको कैद करवा लिया, पकड़वा लिया, सीधे कोर्ट जाओ, बोलो हबियस कॉर्पस वाली, सर मेरे फंडामेंटल राइट वॉलेट हुए, हबियस कॉर्पस रेट लगानी है। तो सुप्रीम कोर्ट हबियस कॉर्पस रेट जारी करेगा और बोलेगा भाई 24 घंटे के अंदर पुलिस को ऑर्डर देगा, मुझे ये व्यक्ति चाहिए अपने सामने, 24 घंटे के अंदर आपका आदमी वहाँ से छुड़ा लिया जाएगा। समझ रहे हो बात। अगली होती है मैंडमस। देखिए मैंड में MND आ रहा है और कमांड में भी MND आ रहा है। इसका मतलब होता है वी कमांड। इसका मतलब भाई साहब समझिए बात, इसका मतलब क्या है, इफ़ एनी पब्लिक ऑफिशियल, देखिए वो तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के खिलाफ, ये केवल किसके खिलाफ है, पब्लिक ऑफिशियल, वो फेल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज टू रिज्यूम हिज वर्क। समझ रहे हो बात। बिसाइड्स पब्लिक ऑफिशियल इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडी, ए कॉर्पोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट, ए ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट। भाई ऐसी कोई भी चीज़ जो भाई अपनी ड्यूटीज़ को ढंग से नहीं कर रही है, अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, उसके खिलाफ कोर्ट से आपने बोला कि भाई ये व्यक्ति जो है यहाँ इस संस्था में काम को सही से नहीं किया जा रहा है, मैं गया था भाई आधार कार्ड बनवाने अपना, उन्होंने बनाया ही नहीं, बोल रहे नहीं बनेगा, जाओ सीधे। तो वो कोर्ट उन्हें मैंडमस रेट के तहत कमांड देगा कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा वो होगा। अब तो ये, अब इस दूसरी लाइन का मतलब क्या है कि ये पब्लिक ऑफिशियल के अलावा, की संस्था के अलावा कहाँ कहाँ और लगाई जा सकती है। देखिए इसमें लिखा हुआ इन्फीरियर कोर्ट। मतलब क्या है इसका, कोई कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाओ सीधे, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर देगा मैंडमस रेट के तहत कि भाई साहब सुधर जाओ बेटा। समझ रहे हो बात को, सुधर जाओ। सुधरने का मतलब क्या है कि अपने एक ड्यूटीज़ को ढंग से परफॉर्म करो। समझ रहे हो बच्चे, ढंग से परफॉर्म करो। मेरे ख्याल समझ गए हो। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मैंडमस रेट जो है इन्फीरियर कोर्ट, मतलब बड़ा कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जो किसी छोटे कोर्ट को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि ढंग से काम करो। किसी ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल का मतलब आपको आगे लेक्चर में समझ आएगा, कोई पब्लिक बॉडी जो काम नहीं कर रही है, कोई कॉर्पोरेशन जो काम नहीं कर रहा है, अपने काम को कुल मिला के ढंग से नहीं कर रहा है, उसको मैंडमस रेट दे दी जाएगी। अगर उनके काम के ढंग से ना करने की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट। बात करें प्रोहिबिशन की, मैंने बोला ना ट्रिक क्या थी, HMPCQ, HM हो गया, हबियस कॉर्पस हो गया, मैंडमस हो गया। प्रोहिबिशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरबिड। समझिए इसका मतलब किसी को प्रोहिबिट मतलब रोकना, किसी को रोकना। मतलब इफ़ एनी कोर्ट इज, अब ये किसके लिए होती है, केवल कोर्ट के लिए होती है, कोर्ट वाले दो केस में होती है, प्रोहिबिशन और सर्स्योररी। इन दोनों रेट के बारे में साथ में बात करें जिससे आपको याद हो जाए। कैसे, तो भाई मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखो समझो बात को। कोई अपना कोर्ट है कोई, वो एक्सटीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, इसका मतलब क्या है, उसके जो उसका जो जुरिडिक्शन या क्षेत्राधिकार है उससे बाहर काम कर रहा है। मतलब उस जितना उसके पास पावर है उसके उससे ज़्यादा पावर का वो फैसला सुनाने की कोशिश कर रहा है या कोशिश कर रहा है। कैसे, जैसे भाई किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, मुकदमा ऐसे राजस्थान का हाई कोर्ट जो है वो किसी दूसरी जगह का जो एक व्यक्ति है उस पर खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है, इस तरह की बात समझ। मतलब जिसका जुरिडिक्शन भले ही राजस्थान में लेकिन बाहर का काम करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो बात। तो इस केस में जो उससे ऊपर वाला जो कोर्ट है, हायर कोर्ट, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या कह सकता है उससे, इस इसी को कर बोलते हुए कि भाई अपनी औकात में रहो, अपने क्षेत्राधिकार में रहो बेसिकली। समझ रहे हो बात। औकात वर्ड सही नहीं रहेगा कोर्ट के लिए इस्तेमाल करना, कोर्ट का भी रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए। तो आपको मतलब अगर, लेकिन ये कब लगेगी रेट, जब केस चल रहा है, व्हेन केस इज गोइंग ऑन। समझो बात को, ये दो रेटें सेम काम के लिए लगाती हैं। ये दो रेट प्रोहिबिशन और सर्स्योररी जुडिशरी में लगती हैं। कैसे, कोई छोटा कोर्ट को गलत काम कर रहा है, बड़ा वाला कोर्ट उसे समझा देगा। प्रोहिबिशन कब लगाएगा, जब भाई केस चल रहा है, अभी केस का फैसला नहीं हुआ, कोई केस छोटा कोई कोर्ट है, उसमें कोई केस चल रहा है, लेकिन उस केस में छोटा जो कोर्ट है वो अपने क्षेत्राधिकार, जो चीज़ उसके अधिकार में नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर भी फैसला सुना रहा है। समझ रहे हो बात। तो ऊपर वाला जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसे क्या समझा देगा भाई, क्या करेगा, समझा देगा। कैसे कि भाई समझा ऐसे देगा कि तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने क्षेत्राधिकार को उसमें उसी में रहो, अपना जो तुम्हारे जुरिडिक्शन है उसके अंदर, उससे बाहर मत जाओ। लेकिन अगर ऐसा होता है कि भाई अभी तो केस चल रहा था तो प्रोहिबिशन लगा दिया,
लेकिन अभी फैसला सुना दिया उस छोटे कोर्ट ने। आप थोड़ा लेट गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप लेट गए, लेकिन जब तक उस छोटे वाले कोर्ट ने फैसला सुना दिया, मतलब अब केस खत्म हो गया है। लेकिन अब फैसला सुना दिया, भाई उसने गलत ही फैसला सुनाया है। आप जब बोल रहे हो कि फैसला सुना दिया तो उसने मतलब गलत ही फैसला सुनाया होगा। इसका मतलब क्या है कि एरर ऑफ लॉ हो चुकी है। एरर ऑफ लॉ कौन समझ रहे हो कि भाई फैसला सुनाते हुए कानून से गलती हो चुकी। गलती किस तरह की कि उस छोटे कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके फैसला सुना दिया। पहला प्रोविजन तो कब लगता है जब केस चल रहा हो, लेकिन जब फैसला हो चुका है तो मतलब कानूनी गलती हो चुकी है, तब जाके सर्टिफिकेट लगेगा। आप जाओगे कोर्ट में, आप बोलोगे भाई कि वहाँ पे वो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो उसकी जुरिडिक्शन नहीं आता फिर भी फैसला सुनाया है, तो क्या करेगा वारंट कोर्ट उसके फैसले को स्क्वैश कर देगा, ऑर्डर को स्क्वैश मतलब उसको उसका जो ऑर्डर सुनाया उसे नल एंड वर्ड उसको खराब कि भाई इस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, अब हम उस पर फैसला सुनाएंगे। समझ रहे हो बात? इस तरह की रेट इशू की जा सकती है। तो याद करना बहुत आता है। प्रोविजन सर्टिफिकेट कब लगती है? जुडिशरी में लगती है। प्रोविजन कब लगता है? जब केस चल रहा हो, फैसला अगर हो चुका है तो क्या लगेगी? सर्टिफिकेट। बात करते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या है? वाई वॉट अथॉरिटी और वारंट नाम है इसका, कि भाई आप किस अथॉरिटी से या किस वारंट से आप यहाँ पे बैठे हुए हो। इसका मतलब है कोई आदमी किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है अगर, समझ रहे हो बात, लेकिन उसके पास उसका कोई अधिकार नहीं है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कोई कलेक्टर साहब है, भले ही ठीक है, भले ही वो कलेक्टर साहब है, लेकिन कोई ऐसी ऑफिस है जिसमें वो काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वहाँ जाके अपना काम करते हैं, अपना हुक्म चला रहे हैं, क्योंकि पता है कि भाई कि भले ही तुम कलेक्टर साहब हो लेकिन तुम्हारी योग्यता उस ऑफिस में बैठने की नहीं है। उस ऑफिस में कोई दूसरा आदमी, भले ही उनसे छोटा आदमी हो, वो काम करेगा, लेकिन वही करेगा। तब आप जा सकते हो कि किसी आदमी ने अगर इलीगली पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, या किसी प्राइवेट आदमी कोई जाके दफ्तर में बैठ गया, वो वहाँ काम कर रहा है ज़बरदस्ती इलीगल तरीके से, आप जा सकते हो। तो उससे पूछ लेगा कोर्ट क्यों वारंट लगा के, भाई किस अथॉरिटी, किसने अधिकार दिया तुम्हें कि तुम यहाँ बैठे हो, उसको खाली करवा देगा। ये पूरी 5 रेट बहुत आपको याद होनी। HMPC की उसकी ट्रिक है। हिंदी में इनका नाम बताता हूँ। हबेस कॉर्पस का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए हिंदी का एक फायदा है कि आपको डायरेक्ट याद हो जाता है। हबेस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंने बोला कोई आपको अगर बंदी बना लेता है उस केस में ये लगेगा। परमादेश, मैंडमस का मतलब है परमादेश, परम आदेश, ऊपर से आदेश आएगा। तो अगर कोई अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं कर रहा है, कोई आदमी अपना काम, उसके लिए ऊपर से रिपोर्ट आएगी बेटा कि कोई आदमी अगर फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, अपना काम करने में, उसको बोलेंगे बेटा ढंग से अपना काम कर। प्रोविशन और सर्टिफिकेट जुडिशरी में लगेगी, केस चल रहा है और भाई जो छोटा वाला कोर्ट है वो अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, तब प्रोविशन लगे। प्रोविशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध, ठीक है जी। सर्टिफिकेट जो है अगर केस हो चुका है उसका फैसला और गलत फैसला हो चुका है तब ये लगेगी। सर्टिफिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। और क्यो वारंटी को बोलते हैं अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा ये किसको बोलते हैं? क्यो वारंटो को। समझ रहे हो मेरी बात? इतना आपको याद रखना है। अब अगर बात करते हैं आर्टिकल 33 की, देखो 32 तक बात हो गई। अब वो मैंने बोला ना 12 से 35 होता है, लेकिन आपको 33 देखना है, 34 35 को देखने की कोई जरूरत है नहीं। 33 को आप देख लीजिए, इसमें क्या देखा है। आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स का नाम है आर्टिकल का, कि भाई कि ये जो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आर्म्ड फोर्स के केस में क्या होगा। आर्म्ड फोर्स का मतलब, अगर आप कोई आर्म्ड फोर्स का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। आर्म्ड फोर्स का मतलब है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। ये तीन ही चीज़ें जो होती है, तीन संस्था, इन्हीं को आर्म्ड फोर्सेज बोला जाता है। CAPF आर्म्ड फोर्सेज नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी। कोई जो अधिकार और लोगों को मिले हुए ना वो आर्म्ड फोर्स के पर्सनल के पास नहीं है। समझ रहे हो बात? कैसे? आप बोलो कि भाई किसी वॉर में जाना है, वॉर चल रहा है भैया, सैनिक भेज रही है सरकार, अब वहाँ जाकर कोई बोले नहीं भाई वहाँ तो मैं मर भी सकता हूँ, मेरे पास तो राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, मैं नहीं जाऊँगा। सिंपल सा, जो आपको शपथ दिलाई गई थी जब आप लगे थे फौज में, उसमें बोला था कि भाई मुझे कहीं भेजा सकता है, मैं उस शपथ में उसका पूरी तरह पालन करूँगा, जो भी सरकार मुझे आज्ञा देगी। तो इस केस में आपको फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, भले ही राइट टू लाइफ, लेकिन आप कोई नहीं कर सकते कुछ भी। बेसिकली आर्म्ड फोर्स वाले जो लोग हैं, जो आर्म्ड फोर्स में काम करते हैं, उनके ऊपर फंडामेंटल राइट लागू नहीं होते। उनके फंडामेंटल राइट को वॉलेट किया जा सकता है सरकार कुछ केस में। आर्म्ड फोर्स, अब देखो ये किस किस केस में, आर्म्ड फोर्स के लिए नहीं है, इसमें आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस और इंटेलिजेंस सब आते हैं इसमें, जो इस तरह की संस्थाएं जो ऐसे काम करती हैं। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF है वो भी इसके अंदर आती है। उनको भी हर चीज़ का पालन करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते वो भाई मेरे पास ये अधिकार है वो अधिकार है। जो आपको बोला गया है, आपके फंडामेंटल राइट को सरकार किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकती है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 याद रखोगा ऐसे ही 15, 16, 19, 29 और 30। ये किसके लिए? केवल सिटीजन के लिए, जो भारत में के नागरिक हैं, सिटीजन हैं,
तो बाकी आर्टिकल किसके लिए? बाकी आर्टिकल सिटीजन के लिए तो है ही है, लेकिन अगर कोई फॉरेन का आदमी यहाँ रह रहा है उसके लिए भी है। समझे क्या भाई बात? कोई फॉरेन का आदमी अगर यहाँ पर रह रहा है उसके लिए भी है, ठीक है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 और जो बाकी के आर्टिकल हैं वो किसके लिए नहीं है? कोई एनिमी एलियन, जिसे बोलते हैं एनिमी एलियन या एलियन पर्सन। एलियन पर्सन मतलब क्या? कोई भाई आपने पाकिस्तानी जासूस पकड़ लिया या किसी देश का कोई जासूस या दुश्मन आपने पकड़ लिया है, उस पर फिर ये अधिकार लागू नहीं होते। उसको केवल एक ही आर्टिकल मिला वो आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अधिकार है इसको। उससे कोई छुआछूत नहीं करेगा तो उसे मैं टच नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी के सारे अधिकार उसके पास नहीं है, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? आपको इतना याद रखना है कि जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 है ये किसके लिए? केवल सिटीजन के लिए। समझ रहे हो बात? तो क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। वीडियो भाई खत्म होने वाली, फंडामेंटल राइट आपके हो गए खत्म। अब सुनो किस बारे में बात हो रही है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि एक भारत का नागरिक है, ठीक है, उसके पास राइट टू, मतलब सॉरी, भारत का नागरिक को छोड़ो, एक समझिए कोई अमेरिका का नागरिक है जो भारत में आके रह रहा है, क्या उसके पास कौन सा बोले आर्टिकल 16 बोलूँगा तो मतलब तुम समझ गए ना। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या ऐसे इस तरह फ्रेम होता है कि मुझे ना क्वेश्चन फिर प्रिंट करके लाना पड़ेगा आपके लिए, कि मैं लिखूंगा कि फॉरेन व्यक्ति, उसको इनमें से कौन सा मिला हुआ है, वो 4 मैं अधिकार लिख दूंगा। उनमें से आपको पहचानना है, आपको पता होना चाहिए कि 15, 16, 19, 29 केवल सिटीजन के लिए, ये फॉरेन वाले लोगों के लिए नहीं है। फॉरेन से अगर आप हो तो आपके लिए 15, 16, 19, 29, 30 नहीं है, सिटीजन के लिए हैं केवल, एक्सक्लूसिवली। लेकिन बाकी जो सब आर्टिकल है वो सिटीजन के लिए तो वैसे सारे ही हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29 केवल सिटीजन के लिए। समझ रहे हो बात? सारे मतलब इंडिया के सिटीजन के लिए सारे ही हैं, लेकिन केवल सिटीजन के लिए कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। इनके अलावा जो हैं वो फॉरेन के लोगों के लिए भी हैं जो इंडिया में आके रह रहे हैं। आर्टिकल 17 का मैंने बता दिया। आर्टिकल 17 एनिमी एलियन के लिए है, केवल आर्टिकल 17। तो कोई बोले कोई ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सबके ही लिए है, चाहे कोई भी आदमी आ जाए, वो है आर्टिकल 17। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है जी। कोई पूछे फॉरेन की कंट्री के लिए, फॉरेन वाले जो लोग हैं उनके लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, इनको छोड़ के जो आर्टिकल बचे हैं वो हैं उनके लिए। भारत के सिटीजन के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं? सारे ही हैं, लेकिन ये आर्टिकल केवल सिटीजन के लिए, औरों के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। एक बार जल्दी से 1 सेकंड के अंदर, सॉरी 2 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं, कौन सा आर्टिकल कहाँ है। आपको सबके सब पता होना चाहिए। देखिए लेक्चर तो वैसे ही काफ़ी 1 घंटे के आसपास हो चुका है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से आनंद आ रहा होगा अपने अच्छे से नोट्स बनाने। राइट टू इक्वलिटी 14, 15, 16, 17, 18। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22। एक और था ना इसके अंदर 21A। राइट टू एजुकेशन भाई, जो 86 अमेंडमेंट 2002 से आया था, जो बताया था ना मैंने। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26, 17, 28। कल्चरल एजुकेशन राइट 29 और 30। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अभी लीगल राइट बना दिया उसे। कब बनाया लीगल राइट? 44th कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो इसमें लिखा हुआ है 44th अमेंडमेंट में, कोने में लिखा हुआ है कि नहीं। कब बनाया इसको? 44th अमेंडमेंट में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, इसको क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है। आर्टिकल 32 आर्म फोर्स के बारे में बता दिया कि उनको उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा सकता है। गाइस ये था अपना लेक्चर, ठीक है। आपको इस तरह से लेक्चर मिलते रहेंगे। मैं आपसे कई बार आपसे बोल चुका हूँ कि आपको अपना पूरा सपोर्ट दिखाना है। सपोर्ट किस तरह से? आपको चैनल को करना है लाइक, सॉरी वीडियो करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे लगेगा ना मोटिवेशन कि भाई आपके लिए बुक पढ़ूँ, आपके लक्ष्य बनाऊँ। मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ फंडामेंटल राइट वाला जो लेक्चर है इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग वाले। आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस लेक्चर से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो फंडामेंटल राइट के। समझ रहे हो बात? तो इतना तो हो चुका है। तो अभी भाई बात कर लेते हैं सब बच्चे एक बारे में, कि आपको सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक करके कमेंट करनी है ज़रूर। एक कमेंट तो सब बच्चों को करनी ही है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत। ठीक है गाइस।